फीकेम एकेडमी में शुरू करते हैं पुरानी क्लास को रिवीजन से लेकर के, जिसमें हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फाउंडेशन बनता कैसे है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसको बनाने के पहले हमने कैपेसिटर जाना और कैपेसिटर को जाना कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, दो चालकों का समायोजन है। कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है। कैपेसिटर जो कि होता नहीं फैन वगैरह में लगा होता है, यहाँ फैन पड़ा है आप देख सकते हैं, ठीक। कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर जिसके लिए विदाउट चेंजिंग इट्स साइज वी कैन इंक्रीज द इट्स कैपेसिटेंस, हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। यानी धारिता बढ़ाने का मतलब क्या, आवेश की पर्याप्त मात्रा स्टोर करते जा सकते हैं। भाई जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, यही तो मानोगे ना कि खूब चार्ज देते चलेंगे और चार्ज सब स्टोर करता जा रहा है। आवेश दिया 100 कूलाम 100 रख लिया, 200 कूलाम 200 रख लिया, 300 कूलाम 300 रख लिया, मतलब दिमाग में समझ में आया कि इसको चार्ज देते जा रहे हैं और इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, बढ़ ही रही है। और यहां से हमको पता चला कुछ ना कैपेसिटर के बारे में। लेकिन एक बात हमने सीखा था, एक गोला लिया था, दो गोला लिया था, दोनों में कैपेसिटेंस ज्यादा कब आई थी, पहले वाले में दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। क्या दूसरे वाले में दूसरा गोला न्यूट्रल था, उदासीन था? मैंने तीसरा स्टेशन लिया और तीसरे में क्या हमने सीखा था कि तीसरे में एक था जो चार्ज था और क्या दूसरा बिल्कुल निगेटिव चार्ज था। जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव का पोटेंशियल और बढ़ा कि और घटा, पोटेंशियल और घटा तो सिस्टम की कैपेसिटेंस और बढ़ गई। अरे अभी खुद ही सोचो, एक बाल्टी थी 2 बाल्टी आ गई, है कि नहीं है? तो 2 बाल्टी है तो कैपेसिटेंस बढ़ी ना, तो बढ़ गई, उसी हिसाब से बढ़ गया। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो जो मैं कंडक्टर ले रहा था दोनों स्फेरिकल ले रहा था, मैं स्फेरिकल के बजाय क्या ले लूं, समांतर हो, मतलब दोनों को समांतर रखना है, पैरेलल रखना है। और साथ में होनी क्या चाहिए, प्लेट होनी चाहिए। वो कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है ना, और सर्कुलर प्लेट हो सकती है। जैसे सर्कुलर प्लेट ऐसे डिस्क बना सकते हो, एक डिस्क ऐसे एक डिस्क ऐसे, उनका शेप कैसा भी हो सकता है, उनका शेप कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकती है ना, आयताकार और वृत्ताकार कुछ भी हो सकती है, डिस्क के आकार की, चक्ति के जैसा। तो समान, लेकिन उन दोनों को रखना कैसा है, समांतर। उन दोनों को रखना है पैरेलल। यानी अगर मैं पहले प्लेट ऐसे बना दूं ये और दूसरी प्लेट भी ऐसे बना दें, है ना, तो इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, पैरेलल। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और इनके बीच में डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी ना, ऐसे रखा जाएगा। तो ऐसा रखोगे तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डी। डिस्टेंस कितनी कंसीडर कर लिया हमने, डी। और अगर ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा तो क्या कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगी, एक कैपेसिटर, एक कंडक्टर का ज्यादा कैपेसिटेंस होता है या दो का, एक का कि दो का? अरे एक अकेले, भाई वो एनर्जी अनंत तक बोता है, अपनी छींट देता है सारी, आर से कहां तक फेंके रहता है, अनंत तक। कितना आता है एनर्जी का फार्मूला, KQ²/2R, भूल गए ना, अभी कल ही पढ़ा था क्या, हाफ क्यूबी से, है ना। तो KQ²/2R। अगर एक कंडक्टर रखा है अनंत तक एनर्जी है उसकी, लेकिन अगर मुझे उसकी एनर्जी को अनंत तक, भाई क्या मतलब है उस बाल्टी का, तुम्हें बाल्टी में पानी चाहिए और तुम्हारे सामने लाकर कैसे कोई ढोल दे सब, लो वो पानी किसी काम का है? ऐसे ही एक कंडक्टर का, इसलिए हमने कितने कंडक्टर लाए, 2, और अब एनर्जी बाउंडेड हो गई। और हमने एक को क्या फुल्ली पॉजिटिव रख दिया था और दूसरे को क्या कर दिया, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, अब बताओ कोई भी फील्ड बाहर जा नहीं पाएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही चार्ज सेम है। यहां से कॉन्सेप्ट दिमाग में छपा होना चाहिए, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द ईच प्लेट्स आर सेम, दोनों पर चार्ज आवेश बराबर है। यहां से बात दिमाग में याद रखना। अब सोचो जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी क्या सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी, जो भी यहां से बाहर आएंगी वो सब इसके अंदर हो जाएंगी। अब बताओ बाहर कोई फील्ड लाइंस है कि नहीं है, बाहर फील्ड लाइंस है कि नहीं है? सब लोग याद करो, हमने प्लेट वगैरह पढ़ा था, है ना, इसका सिग्मा लिया था प्लस, इसका सिग्मा माइनस लिया था, वैसे सिग्मा 1 सिग्मा 2 करके रखे थे, है ना। और ये फुल्ली पॉजिटिव थी और ये फुल्ली क्या थी, निगेटिव। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, ए पर, बी पर या सी पर, कहाँ जीरो होगी, ए बी या सी पर कहाँ जीरो होगी, कहाँ बेटा, केवल एक जगह तो जीरो नहीं होगी, 2 जगह जीरो होगी, है ना। और ये बात एकदम सीधे हमें पता चल रही है कि अगर 2 जगह जीरो होगी तो सीधे कहां जीरो होगी, ए और सी पर जीरो। अरे खुद ही देखो इस बी पॉइंट पर, क्या ये फील्ड इधर है, प्लस से दूर ही तो होती है, इधर है, और माइनस के लिए क्या उधर ही है कि नहीं है? एक प्लेट के कारण, एक शीट के कारण कितनी फील्ड होती है, σ/2ε0। क्या ये भी σ/2ε0 लगाएगी? टोटल कितना हो जाएगा अंदर, σ/ε0। बोलो यहां कितना है, क्या σ/2ε0 इधर लग रही है इसके कारण, और इसके कारण क्या दूर है, तो कैंसिल आउट। क्या इधर भी सेम हो जाएगा? यानी एनर्जी बताओ बाहर रही अब अंदर हो गई, एनर्जी पैक हो गई। अब क्या फायदा होगा, अब वो किसी रजिस्टर में जोड़िए, क्या उसको एनर्जी इकट्ठा दे सकता है? तो फायदा हुआ नुकसान, फायदा हुआ, इसलिए हमने 2 कंडक्टर लेकर आए। क्लियर हुआ ना। और यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें करते क्या है भाई, हम इसमें इसके कॉन्सेप्ट को सीधे याद रखते हैं कि इसमें 2 कंडक्टिंग चालक प्लेट कैसे होती हैं, चालक कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और एक को दोनों के बीच में कुछ ना कुछ
सेपरेशन डिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ दूरी, ये डी क्या है दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और ये कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, और इसी के बारे में हमने कहा कि हमने चार्ज रखा ए पर, कितना रखा है ए पर चार्ज। अच्छा मैं आप लोगों को चार्ज डेंसिटी लिख देता हूं, इसका है प्लस सिग्मा और इसका है माइनस सिग्मा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो अभी बीच में हम लोग कैपेसिटेंस भी बता सकते हैं ना, कोशिश करते हैं बताने की। चलो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए, एरिया इसका दे दूं मैं, एक्स वाई करो, प्लेट करो एक्स वाई, क्योंकि एरिया इसका मैं ले लेता हूं ए, और इसका भी एरिया क्या ले लेता हूं ए। अब बताओ क्या क्या चीज सेम कर दिया मैंने जानबूझ के। क्या सबसे पहला मैंने दोनों पे चार्ज सेम करा, फिर दोनों का क्या एरिया भी सेम करा, हम जो कैपेसिटर ले रहे हैं उसका हमारा जो प्लेट है उनका एरिया भी मैंने सेम किया, बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, सेपरेशन सेम है ना, मतलब सेपरेशन कुछ ना कुछ है ना, पैरेलल है, तो जो सेपरेशन यहाँ वही सेपरेशन हर जगह, और एनर्जी बाहर है कि अंदर है। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड निकालते हैं ड्यू टू ए, ठीक है, ड्यू टू ए क्या, ड्यू टू एक्स प्लेट, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, कोई पॉइंट पी कर देता हूँ, बताओ पी पर इंटेंसिटी एक्स के कारण, ड्यू टू एक्स, ड्यू टू प्लेट एक्स, ड्यू टू प्लेट एक्स, ठीक है, इस एक्स प्लेट के कारण इंटेंसिटी एट पी, ई एट पी, पी पर तीव्रता कितनी आएगी, क्या लिखा जाएगा, ई ए इक्वल टू सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे इतना ही तो होता है ना, एक सीट के कारण कितना होता है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से आप लिखोगे ड्यू टू प्लेट, क्या दूसरी प्लेट भी रखा जाए वाई, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई वाई लिखा जाएगा, है ना, क्या लिखा जाएगा, ई वाई सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर दोनों, अब दोनों की डायरेक्शन भी बता दीजिए, इसमें बोलो डायरेक्शन, एक्स से वाई, वाई से एक्स, एक्स से वाई, इसमें बोलो डायरेक्शन एक्स से, अरे खींचेगी ना वो, तो ई नेट बोलो, ई नेट क्या ई एक्स प्लस ई वाई डायरेक्ट जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, क्या दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है, एंगल कितना है दोनों के बीच का जी 180, एंगल कितना है 0 है, तो क्या डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 180 होता तो डायरेक्ट घट जाते हैं बेटा, तो ई एक्स कितना है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या 1/2 क्या 1 हो जाएगा सिग्मा पान, कांग्रेचुलेशन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दिया, अंदर कितना होता है, पैरेलल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सिग्मा पान, हमें ये तो बताना ही नहीं था, हमें ये तो फिर यही क्यों नहीं कैलकुलेट किया हमने। अब हम चलते हैं, हमें क्या बताना है उसका कैपेसिटेंस, क्या बताना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C = Q अपॉन, C = फार्मूला क्या होता है Q अपॉन, तो कैपेसिटेंस के फार्मूले से चलते हैं, C = Q अपॉन भी, एक चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताई जो कि हमें दिख रही है, एक चीज डिस्टेंस दिख रहा है, अब डिस्टेंस दिख रहा है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डिस्टेंस D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा बताइए, E × D लिखा जाएगा, अरे E × L, ये तो पढ़ रखे हो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा, विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच क्या लिखा जाएगा, V = E × D, अरे यही तो होगा, E × L, हाँ हमने इससे पहले L करके पढ़ रखे थे, है ना, याद है वो जो वायर लिया था R = ρL पाने वाले के लिए, तो वो पढ़ा था हमने, V = E × L कर दिया था, यहाँ क्या कर दिया हमने, V = E × D, ये पोटेंशियल नहीं है, ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, C = Q अपॉन V में, C = Q अपॉन V में भी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल, और क्या भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेट के बीच का, या फिर मान लो कोई गोला ले लिया, अब अनंत से चार्जेस तोड़ के ला करके इस पे रख रहे हो, तो अनंत का पोटेंशियल 0 और इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो V हायर माइनस V लोअर, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसा ही तो करोगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल होता है, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, याद करो I = V/R, ये भी पोटेंशियल होता है ना, ये क्या होता है, क्या ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, हाँ, तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, C = Q अपॉन V में भी नहीं, क्या डेल्टा V होता है, बट जानबूझ के लिखते क्या है, ये याद रखना, ये बात याद रखना, होता डेल्टा V है लेकिन शॉर्ट के लिए लिखा क्या जाता है V, और इस हिसाब से V = ED। अब लिखो कैपेसिटेंस का फार्मूला, सबको पता है धारिता कैसे निकाली जाती है, धारिता का केवल एक ही फार्मूला तुम्हें याद कराया गया है, इसके अलावा कुछ फार्मूला नहीं याद करना, C = Q अपॉन V, हमें Q तो कुछ नहीं पता, बट क्या V पता है, V = ED, और क्या E पता है, E पता है भाई, तो Q अपॉन V की जगह पर ED और E की जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या D हो जाएगा,
क्या एप्सिलॉन नॉट ऊपर जा रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो लिखा गया Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। बड़ा अजीब सा फार्मूला आ रहा है, एक काम करो सिग्मा को चेंज करो, सिग्मा इज द एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व नहीं है। और क्षेत्रीय आवेश घनत्व के लिए फार्मूला हमें जिंदगी भर से पता है, बचपन से पता है, क्या सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन V, Q अपॉन, हाँ तो ये उल्टा ये है ठीक है, Q अपॉन A। तो सिग्मा इक्वल टू, जहां सिग्मा है वहां मैं और क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन A। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जहां हो जाएगा Q अपॉन A है ना, इंटू कौन हो जाएगा D। क्या ये ऊपर जाएगा, अरे ऊपर ही तो जाएगा। अच्छा केस, आपको नहीं लग रहा कि Q से Q अभी काट दूं कि बाद में काटें, चलो Q से Q गया तो क्या आया आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मैंने क्या, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा रहा था तो मैंने बीच में बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना किससे हो रहा है कि नहीं किया, बताओ। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना किससे हो रहा है मैंने बात करी, नहीं करी, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट अकेले आया। सोचो अगर मैं बात किया होता मीडियम की, अगर मैंने बात रख दी होती मीडियम की, तो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है कि के आ जाता। तो इससे क्या क्या पता चला, जो जो कल रिजल्ट हम लोगों ने सबसे लास्ट में अंत पर लिखा था, उन रिजल्ट्स को अगर हम याद करें आज, तो उन रिजल्ट्स की हमें याद दिलाता है कि खुद से देखो C इक्वल टू फार्मूला आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही तो आ रहा है फार्मूला। अब आप यहां से लिख सकते हैं कि क्या कैपेसिटेंस डिपेंड करती है डिस्टेंस, क्या डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है नहीं कर रही है, अरे एरिया और डिस्टेंस क्या डायमेंशन ही तो है कि नहीं है, एरिया और डिस्टेंस डायमेंशन ही तो है। तो क्या कैपेसिटेंस डिपेंड करती है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, जो प्लेट हैं क्या उनके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा क्या प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर भी। कल आप लोगों ने क्या बताया था, डिस्टेंस कब करने पर पोटेंशियल, अरे कैपेसिटेंस, हाँ ये तो कल बता दिया था ना, ये कल के सेशन में हमने सीखा था। और खुद ही देख लो, जब D कम होगा तो अपने आप ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अरे भाई ये 4 से 2 लाओ, 2 से 1 लाओ तो अपने आप कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ाऊं तो सोचो, एरिया 2 था मैंने 16 कर दिया, तो अपने आप कैपेसिटेंस क्या 2 से 16 क्या 8 गुना बढ़ गई। एप्सिलॉन नॉट कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर मैं मीडियम लेकर आऊं तो क्या अपने आप ER आ जाता है। तो क्या ये कैपेसिटेंस फार्मूला कूलाम, यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट कूलाम पर वोल्ट, क्या दूसरा भी पढ़ रखे हैं फैरेड, क्लियर है सबको। तो ये C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कूलाम पर वोल्ट भी तो आता है, उसको साइड करो, फैरेड याद रखो। फार्मूला आसान ही है ना, ये आप लोगों ने पहले से कर रखा था, पिछले ही लेक्चर में, बहुत पहले लेक्चर्स में कर रखा है। तो आप अगर डायरेक्ट ये लिख ले कि इनसाइड कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, कहीं पर चले जाओ, यहां चले जाओ सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, यहां चले जाओ सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। अरे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक समान रूप से आवेश वितरित है, इसलिए अंदर वैद्युत क्षेत्र भी कैसा होने वाला है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड अ कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, मैं एक बार बताऊंगा, यहां पर एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन जब एक बार चार्ज हो गया, देखो फुल्ली चार्ज है, देखो नीचे से लेकर ऊपर तक चार्ज है ना। अगर एक बार फुल्ली चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है, तो कांस्टेंट होती है जब वो चार्ज हो जाता है, और जब चार्ज हो रहा होता है तो कांस्टेंट, तो वेरिएबल्स होती है। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट लेक्चर में मैं फिर से पूछूंगा, ठीक है, सबसे लास्ट वाला जब चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें मैं फिर से इस बात को आपसे पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ती है और एक टाइम के बाद आकर कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लगातार बदल रही है, जब चार्जिंग शुरू हुई 0 से, शुरू में कोई चार्ज नहीं था और धीरे धीरे चार्ज बढ़ना शुरू किया। कल किया नहीं था हम लोगों ने, 0 से Q लाने में, तो इस तरीके से हमने बताया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां से क्या क्या बातें पता चली, कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स क्या प्लेट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, डिस्टेंस C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, क्या ये क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, क्या ये प्लेटों के बीच की दूरी है ना। और किस पे डिपेंड करता है, क्या C डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन नॉट, क्या ER लिख दूं मैं उसके बगल, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो हमेशा रहेगा। ER का मतलब क्या, K पर डिपेंड कर रहा है, यानी K क्या है, मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, क्या प्लेटों के बीच के माध्यम पे डिपेंड करता है, बात समझ आई, प्लेटों के बीच के माध्यम पे डिपेंड करता है।
प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। डायरेक्ट क्षेत्रफल बढ़ाया, कैपेसिटेंस बढ़ी, दूरी बढ़ाया, दूरी बढ़ाना, दूरी बढ़ाओ, कैपेसिटेंस, दूरी बढ़ाने पर यार दूसरी, अब खुद ही सोचो, ये एनर्जी जितना कम रीजन में होगी क्या उतना ही फायदा होगा, और दूसरी प्लेट ले जाकर के खूब दूर रख लो, एनर्जी बहुत फैल गई, बहुत बड़े रीजन में चली गई, इसका क्या मतलब है, बेवकूफी हो जाएगी। इसलिए एनर्जी को कम से कम रीजन में रखा जाना चाहिए, इसलिए डिस्टेंस कम रखोगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगी। क्या अगर हम सोचो ए को कांस्टेंट रखे तो क्या डी को चेंज करके कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं है? आकार में चेंज नहीं लाए, विन्यास में चेंज लाए, स्थान में चेंज लाए, ना मैं ए चेंज करूं, मैं ना डी चेंज करूं, तो तीसरा रास्ता क्या है? क्या वो रास्ता है जो जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को बताती है कि बिना इसके साइज में चेंज किए हम इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटेंस बढ़ाने का मतलब क्या? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं, बस आवेश की पर्याप्त मात्रा स्टोर करी जा सकती है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, प्रूफ हो गया, डेरिवेशन भी ठीक है। ये इससे क्या प्रूफ हो गया? यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो गया। और ये पूरा समांतर प्लेट संधारित्र ही नहीं, इसको बढ़ा के लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें अर्थिंग वगैरह की जाती है, यहां से अर्थिंग वगैरह लगाते हैं, है ना, इसके सारे पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए। ये सब आप इग्नोर करो, भी बताऊंगा मैं इसको भी। चलो इसका अगला टॉपिक, अगर इसके बीच प्लेटों के बीच में अभी जो मैंने ये कैपेसिटेंस लिख रखी है, क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी ऐसे आएंगे, यही सीख लो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए सारे। देखो कैसे, अगर आपके पास कैपेसिटर आ गया, बात ना करी जाए बीच के मीडियम की, तो बीच के माध्यम की बात ना करी जाए, तो फिर एकदम जो कैपेसिटेंस होगी, क्या बीच में एयर सपोज करके लिख दोगे? जहां एप्सिलॉन नॉट है, ये फार्मूला असली फार्मूला लिखूं क्या? असली हमें पता है, बोलो सी इक्वल टू, बोलो एप्सिलॉन नॉट, आगे ई आर इंटू ए अपॉन डी, ये है असली फार्मूला, यही तो है ना। जहां ई आर क्या है? क्या रिलेटिव परमिटिविटी है, सापेक्ष वैद्युतता, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया था। तो ई आर भाई, अगर मैंने कहा, मैंने कोई बात ही नहीं किया, मैंने कैपेसिटर प्लेट्स के बारे में बता दिया, मैंने कहा भाई क्षेत्रफल एरिया ए है और बीच की डिस्टेंस डी है, बताओ कैपेसिटेंस कितनी है, तो तुरंत वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दिया आपने। लेकिन मैंने और कोई बात नहीं करी मीडियम की, तो अपने आप से ई आर क्या कंसिडर कर लेंगे? 1। ई आर क्या कंसिडर करने लगे? एयर के लिए, फॉर एयर, क्या सबको पता है ई आर दैट इज के क्या 1 होता है? वही तो एक ऐसा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 आता है, बाकी सबका बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, 1 से ज्यादा। तो अब क्या लिखो, इसको मैं सी ना लिख करके मैं लिखूंगा सी नॉट, क्योंकि हवा में है, किसमें है? एयर में। इक्वल लिखूंगा मैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये तो हो गया हवा में। अब अगर कोई मीडियम आ गया, फॉर एयर, बट फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, किसी माध्यम के लिए अगर मैं बात करूं, किसी माध्यम के लिए, तो क्या ई आर की वैल्यू गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1? अरे 1 से ज्यादा हो जाएगी ना। हवा के लिए, निर्वात के लिए भले ऐसा रहने वाला है, लेकिन अगर किसी माध्यम के लिए बात करूं तो 1 से फायदा किसमें है? पहले में दूसरे में? पहले में दूसरे में? दूसरे में, क्योंकि सीधे सीधे मुझे ई आर ऊपर नजर आ रहा है ना। तो अब बोलता हूं सी क्या लिखा जाएगा? क्या सी इन मीडियम लिखा जाएगा? सी इन एयर सी नॉट, सी इन मीडियम सी एम बराबर, जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां एप्सिलॉन नॉट ही होगा, बट जहां ई आर है, क्या ई आर जैसा ही तैसा आ जाएगा? चाहो तो के लिख सकते हो, क्या लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? के लिख दो, चाहे ई आर लिखो चाहे के, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएबल लेना पसंद करते हैं। इनटू ए अपॉन, अगर ध्यान से देखो के को साइड करो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इनटू के, क्या ये जाना पहचाना सा फार्मूला लग रहा है? क्या है इसकी वैल्यू? सी है कि सी नॉट है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो जो सी इन मीडियम आया वो क्या सी इन एयर इनटू के आया, है कि नहीं है? तो यहां से हमने कह दिया कि किसी मीडियम में अगर मुझे कैपेसिटेंस बतानी है तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैं हवा में बता दूं और उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से गुणा कर दूं, के गुनी हो जाती है। किसी माध्यम में समांतर प्लेट की धारिता क्या होती है? उस माध्यम के परावैद्युतांक से गुणा कर देते हैं जब हम हवा में उसकी धारिता बताते हैं। क्लियर हो गया ना ये? अच्छा, यहां से के का फार्मूला क्या आएगा? सी एम अपॉन सी नॉट, फैरेड अपॉन फैरेड कट जाएगा, के की वैल्यू अभी भी क्या 1 ही आ रही है, मतलब 1 क्या डायमेंशनलेस आ रहा है, एंड आल्सो यूनिटलेस। बात समझ में आई? ये लिख लोगे ना किसी मीडियम में कैपेसिटेंस,
अब आपके लिए क्वेश्चन देखो कैसे न्यूमेरिकल सेट किए जाते हैं। अब यहीं पर ध्यान से देखो, सवाल आया कि कोई कैपेसिटेंस है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ 3 या 4 की वैल्यू का कोई मीडियम रख दिया गया। अब उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? क्या तुरंत के से मल्टीप्लाई करा दोगे? सी नॉट तुरंत निकालना, जो भी न्यूमेरिकल आएगा सी नॉट फेंक देना तुरंत। बट हमेशा देख लेना अगर मीडियम दिया होगा तो के से मल्टीप्लाई करा देना। बात समझ आई ना? मीडियम अगर हटा लेंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगी ना, तो कैसे डिवाइड कर देना, नहीं तो तुम अभी भी कैसे मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आ गया। ध्यान देना इस चीज पे, अगर मीडियम निकाल दिया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन गए तो वहां पर 2 बातों पे ध्यान देंगे। और एक चीज, डायमेंशन चेंज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट भी चेंज करेंगे, मतलब मीडियम भी लगाएंगे, एरिया भी बढ़ाएंगे घटाएंगे, और डायमेंशन भी बढ़ाएंगे घटाएंगे। सारी बातें याद रखना। एप्सिलॉन नॉट भी हटाएंगे, मतलब एप्सिलॉन नॉट नहीं हट सकता, क्या ई आर हट सकता है ना, के आ सकता है और जा सकता है, और एरिया कम ज्यादा कर सकते हैं, डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको फार्मूला क्या बना के रखना है दिमाग में, सी प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखना, सी प्रोपोर्शनल। मैं अगर मीडियम हटा के बात करूं तो आप याद रख सकते हैं ए अपान डी, सी प्रोपोर्शनल ए अपान। अब अगर मुझे C1 अपान C2 लिखने को कहा जाएगा तो बताओ C1 के सामने कौन लिखा जाएगा? क्या C के सामने A है? A1 अपॉन A2, A1 अपान, और D क्या लिखूंगा मैं? D1 अपान D2। क्या C के सामने D नहीं है ना, तो C1 के सामने D1 नहीं होगा, क्या D2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा D1। इस तरीके से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं अगर डायमेंशन वगैरह चेंज करी जाए। सीधे लिखेंगे A1 D2 अपान A2 D1। मैंने इसी से बनाया है और कहीं से अलग से नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, अपने एग्जांपल्स देखना, अपने न्यूमेरिकल्स देखना, सबके न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, आज जाकर के कोशिश करना। क्लियर हो गया? अब कैपेसिटर को हम नोटेशन में कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारा पैरेलल कैपेसिटर क्या ऐसे तो नजर आ रहा है, ऐसे तो नजर आ रहा है। तो अगर मुझे सर्किट में इसका यूज करना होगा, सर सर्किट में कैसे लगाएंगे? सर्किट में क्या ऐसे लगाएंगे कि ये बैटरी और उसके बाद ऐसे मेरा वाला गोला गोला है सर, ये वाला ऐसे तार निकली है 2 ठी, ये लगा दिया मैंने, ऐसे करेंगे नहीं। इसके लिए भी नोटेशन, रेजिस्टेंस ऐसे थोड़ी बनाते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस में हम लोग पंखा थोड़ी लगाते हैं। तो इसके लिए क्या बनाया गया उसको सीखते हैं कि इसके लिए जो कैपेसिटेंस, क्या ये आपको नहीं नजर आ रहा पैरेलल जैसा कुछ, ऐसे 2 चीजें पैरेलल हो जाए, है ना? तो पैरेलल के लिए बनाएगा, इसका जो सिंबल है वो है 11। क्या है? 11, ये बना दिया मैंने। अगर मैंने 2 पैरेलल रॉड दिखा दिया ना तो आप समझ जाइएगा कि वो किसका सिंबल है, कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर, और इसके कैपेसिटेंस आपको दी गई होगी, क्या दी गई होगी? हो सकता है 2 माइक्रोफैराड या 2 पिकोफैराड जैसे दिया गया था। इसमें जो बैटरी प्लस से जुड़ी होगी, जो एंड प्लस से जुड़ा होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है? सब प्लस प्लस, और जो माइनस से जुड़ा होगा उसके ऊपर क्या आने वाला है? माइनस माइनस। बात समझ में आ गई? इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और जो चार्ज आएगा प्लेट पर नहीं, ये बाहर ही आता है, सबको पता है ना। कंडक्टर पे चार्ज कहाँ रहता है? बाहर के अंदर, उसके क्या सरफेस पर रहता है। अब यहां तो बाहर जाएगा नहीं, तो अंदर ही रहता है, बट उसके सरफेस पर ही रहता है, पृष्ठ पर ही चार्ज रहता है। ठीक है, ये याद रहेगा ना? अरे तभी तो फील्ड बनाया था हम लोगों ने। तो इसका नोटेशन क्या है? नोटेशन सर्किट में कैसे दिखाएंगे इसको? ऐसे बनाएंगे, एकदम 11 बना देंगे, और ये किसका सिंबल हो जाएगा? सी का। रेजिस्टेंस जानते ही हो, रेजिस्टेंस कैसे बनाया था हमने? ऐसे कांटा बना के, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर बनाने का एक और तरीका दिया गया है, एक और, वो क्या है? ध्यान से देखो, एक ऐसे और थोड़ा सा सी बना देते हैं, थोड़ा सा क्या बना देते हैं? सी। और ये मैं ऐसा, अरे सी फॉर कैपेसिटेंस भाई, सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर कैपेसिटर ना, कैपेसिटेंस, तो सी बना दिया। इसका कोई काम तो है नहीं, ये मिटा दूं मैं, ये मत करना, ये वाला मत करना, ये वाला बना लो। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है कांस्टेंट कैपेसिटर का, कांस्टेंट कैपेसिटेंस वाले, जिनकी धारिता नियत होती है, जो कभी नहीं बदलेगी। बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनकी धारिता बदलती रहती है, बदल सकते हैं। तो अगर मुझे धारिता बदलने वाला कैपेसिटर चाहिए तो उसके लिए भैया इसको ऐसे क्रॉस करके रख दिया जाता है, और ये क्रॉस बता देता है कि वेरिएबल है। जैसे रेजिस्टेंस वेरिएबल, अगर मैंने आर लिख दिया ना, अगर ऐसे बना दिया तो ये पक्का 30 ओम होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया तो समझ जाइएगा कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है, इसके रेजिस्टेंस चेंज हो सकते हैं। तो ये कैसी धारिता दर्शा रहा है? ये परिवर्तित धारिता दर्शा रहा है, और ये नियत धारिता दर्शा रहा है। ऐसे रेजिस्टेंस में भी होता है, देखो, नियत ओम, नियत प्रतिरोध, और क्या बदलता प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध। क्लियर हो गया सबको? अगला टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एनर्जी क्या, इन कैपेसिटर क्या? क्लियर है सबको? बोलो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला सबको याद है क्या?
एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व तो पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। ये देखो सबका फार्मूला गलत ही है। हाँ अब आया, इतनी देर बाद कैसे आया भाई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये कितनी देर कैसे लग गई? बताओ कितना गलत गलत बताते, मतलब अभी तक कुछ भी बता रहे थे, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, अलग अलग सब, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी फार्मूला सबको याद है ना? बताओ यहाँ एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? क्या होगी एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या क्या होगा? अच्छा एनर्जी डेंसिटी निकालने का तरीका क्या? एनर्जी ऊर्जा अपॉन, अरे डेंसिटी घनत्व ना, तो घनत्व को क्या वॉल्यूम से डिवाइड करा जाएगा? वॉल्यूम, अरे यही तो होगा। तो अगर मुझे अंदर, यही तो होगा ना फार्मूला। अरे ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे आयतन, वही तो है। अगर मुझे ऊर्जा बतानी है, एनर्जी बतानी है, बताओ एनर्जी अगर बतानी है, ऊर्जा बतानी है, तो मैं लिखूंगा एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व क्या इनटू में वॉल्यूम, क्या उसका आयतन से गुणा कर दे तो क्या ऊर्जा नहीं पता लग जाएगा? अब एनर्जी डेंसिटी फार्मूला सबने बताया, क्या बताया? एनर्जी बोलो, E इक्वल टू ई मत लिखूं, इसको मैं यू लिखूं। एनर्जी डेंसिटी आपने क्या बताया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अरे पढ़े हो ना, मैं इसको रिवर्स भी करा दूंगा कि कैसे आता है ये, ठीक है, इस लेसन के हिसाब से। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलो, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया ए है, बीच का डिस्टेंस डी है, और ये बताओ कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम? एडी। वॉल्यूम कैसे आयतन कैसे निकालोगे इसका? अरे भाई क्षेत्रफल ए है और बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है, तो हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया? ए इंटू डी। अरे एरिया इंटू लेंथ, ये पढ़ चुके हो तुम लोग, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एरिया इंटू लेंथ करके, ए इंटू एल करके पढ़े रखे हो, है ना, वो जब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था। अब यहां से हमें समझ में आया कि इसको तो प्रूफ करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। क्या ई की जगह देखो, ई को चेक करो, ई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही सेफ रखो, एप्सिलॉन नॉट सेफ रखो। अरे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि हाफ तो आ गया, और कल हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, एप्सिलॉन नॉट, इसको हटाना है। चेक करते हैं ई जगह, जहां ई है क्या वहां सिग्मा पान, बोलो अंदर फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या उसका स्क्वायर है? तो एक बार, क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दो बार? क्लियर है ना सबको? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला गया, क्या ए इंटू डी अभी सेफ है? एरिया इंटू डी सेफ ही तो है। आगे सॉल्व करो अगर ध्यान से तो, हाँ सॉल्व करो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यू इक्वल टू, अगर हम देखें तो हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा को चेंज करो तो, सिग्मा चेंज करो, सिग्मा बराबर क्या? क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्यू अपॉन ए, यही तो लिखोगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू डी, है ना, और एक सिग्मा। हाँ थैंक यू बेटा। हाँ अगर ये नहीं बचा होता तभी तो कुछ हो सकता है, दिक्कत कर देता हम लोगों को। सिग्मा सिग्मा एवरीथिंग इज ओके ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या एरिया से एरिया जा रहा है? एरिया से एरिया चला गया, क्या बचा आपके पास? क्यू डी, है ना, सिग्मा, और इस सिग्मा को भी मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन ए। अरे लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास फार्मूला क्या बन रहा है, उस चीज को ध्यान से, क्या क्यू इंटू क्यू, हाँ क्यू स्क्वायर ना, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, तो यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्या ये सी है कि 1/c है? ये क्या है? ऐसा क्या किया मैं? ठीक है, कुछ भी मैंने गलत नहीं किया, सही है, एवरीथिंग इज ओके। ऐसा क्या कर दिया? क्यू स्क्वायर इंटू 1/c। क्यू को क्या लिखा जा सकता है? सबको पता है क्यू को क्या लिख सकते हैं? यू इक्वल टू, सबको पता है, अगर इसकी कैपेसिटेंस सी हो, अगर इसकी कैपेसिटेंस सी हो और इसका पोटेंशियल कितना हो, इसके पोटेंशियल डिफरेंस का v हो, और इनके प्लेटों पे चार्ज अगर q हो, तो क्या q इक्वल टू लिखा जा सकता है cv? q इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? cv। तो u इक्वल टू लिखा जाएगा, जहां हाफ है हाफ रखो, q स्क्वायर के जहां पर क्या c स्क्वायर v स्क्वायर इंटू c स्क्वायर v स्क्वायर इंटू 1/c, c से स्क्वायर चला गया, क्या एनर्जी का फार्मूला आया? हाफ cv स्क्वायर। कल पढ़ा था क्या? तो इस तरीके से प्रूफ कर दिया, प्रूफ हो गया ना।
तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या फार्मूला आ गया? अगर आपसे आ जाए डिफाइन एनर्जी, संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का सूत्र बताइए या निगमित कीजिए, तो चले जाओ एनर्जी डेंसिटी से शुरू कर दो। मेरे ख्याल से वो उससे ज्यादा आसान ये है, कल वाले टॉपिक से ज्यादा आसान ये है, मुझे तो यही आसान लग रहा है भाई। बाकी आपको क्या यहाँ से और सारा बना सकते हैं? अरे बना सकते हो ना, मैंने केवल एक ही प्रूव कराया, हाफ सी बी स्क्वायर, बाकी ये बनाना आपका काम है, हाफ क्यू बी और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये दोनों आप बना सकते हो। क्लियर हो गया है कि नहीं है? अब इसमें जो कॉमन बातें हैं बोलो, क्या क्या कॉमन बातें हैं, मैं लिख दूं, रिवीजन करा दूं। सबसे पहला क्या एरिया सेम होना चाहिए प्लेटों का? एरिया, दूसरा एरिया सेम होना, क्या सिग्मा, हाँ आप इस नहीं सिग्मा, अगर अच्छा सिग्मा सेम कर दो तो क्यू अपान ए अपने आप सेम हो सकता है ना, आवेश सेम। अब सिग्मा भी सेम हो गया क्या? अरे सिग्मा भी सेम हो गया क्या? जितना सिग्मा प्लस उतना सिग्मा माइनस, तो सिग्मा सेम। चौथा क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड बराबर और विपरीत आवेश, अरे एक पर प्लस हो तो दूसरे पर क्या हो, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट बराबर और विपरीत आवेश। और पांचवी बात भी, क्या भी नहीं, क्या डेल्टा भी होता है? भी क्या होता है? डेल्टा भी, दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर होता है वो भी। ऐसा नहीं है कि आप केवल यहाँ का 10 वोल्ट देख लिया और वही आंसर लिख दिया 10 वोल्ट, चेक करो वहां का कितना है, जीरो है कि नहीं, 10 माइनस जीरो, तब जाकर के आंसर लिखना। तो भी नहीं होता, क्या होता है? स्टिल वी राइट इट भी, फिर भी हम उसे क्या लिखते हैं? भी, ताकि बार बार हमें डेल्टा ना बनाना पड़े। तो ये हो गया भी, ये कॉमन बात है। बाकी आप लोगों को नोटेशन पता ही है, नोटेशन पता चल गया है क्या? 11 बना दिया, काम हो गया है कि नहीं है? ठीक है। और ये तो हो गया कांस्टेंट सी है ना, सी क्या है इसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैपेसिटेंस। और अगर ये बना के चीर दो, तोड़ दो इसको, तीर चली गई, तो क्या तीर हमेशा डिस्टेंस आगे बढ़ती रहती है, इसलिए इसकी कैपेसिटेंस भी लगातार बदलती रहती है, वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस।